अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले जो उनसे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी वो जी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। अब हमारे पास है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है लेट z1 z2 to zn be normally and independently distributed variables with zero mean and unit variance, then a random variable expressed by the quantity summation zi। तो अब इसमें कहा है कि हमारे पास कोई भी डाटा है, हम उसको वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है। हमारे पास वेरिएबल z1 z2 zn और उसका उन्होंने कहा है कि ये नॉर्मली और इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होगा। और इसकी फिर ये क्या होगा कि इसका जो मीन होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा और इसकी जो हम वेरिएंस निकालेंगे तो यूनिट वेरिएंस मीन्स के वेरिएंस 1 आई। फिर नेक्स्ट है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 एंड जी आई, मतलब कि जी आई से मुराद क्या है कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे आ जाएंगे। तो इनका जो सम होगा जो सा है ये जितने भी वेरिएबल्स हैं तो उसको हम राइट करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशंस में है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो सी है ये टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी के लिए मतलब कि ये यूज़ होता है। हम मतलब कि काई स्क्वायर को हम यूज़ क्यों करते हैं, तो फिर अगर हमने टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट को चेक करना हो या फिर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को चेक करना हो या फिर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी करना हो तो फिर हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। और इसका हमें पता कैसे चलेगा तो कि हमने यही टेस्ट लगाना है। तो इसके लिए है कि हम सिंगल वेरिएंस हमारे पास होगी। हमने अगर सिंगल वेरिएंस को फाइंड करना है या फिर हमने सिंगल वेरिएंस पे काम करना है तो हम तब क्या है काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट इस साइन से करते हैं और इसका फार्मूला क्या है एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। अब जो सा एस था ये सैम्पल की वेरिएंस थी और ये जो सिग्मा एस स्क्वायर सैम्पल वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता था और सिग्मा स्क्वायर जो सा है ये पॉपुलेशन की वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता था। तो अब इसमें क्या होगा कि एन ऑब्जर्वेशंस होंगे हमारे पास, उसको हम सैम्पल की वेरिएंस से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको पॉपुलेशन की वेरिएंस पे डिवाइड कर देंगे। और दूसरी इसकी जो सी ये बात है ये है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। पॉजिटिवली स्क्यूड मींस के इसका जो अब हम क्रिटिकल रीजन में ग्राफ बनाएंगे तो वो ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। तो अजम्पशंस में पहली अजम्पशन है कि द पेरेंट पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल, मींस के जो हमारे पास गिवन डाटा होगा या पेरेंट पॉपुलेशन होगी जिससे हमने काई स्क्वायर जिस पे लगाना है तो वो हमारे पास नॉर्मल होगा। और फिर है कि सैम्पल इज़ रैंडम सो दैट द ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस के जो हमारे पास सैम्पल जो हमें गिवन होगा वो रैंडम होगा, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होगा। इस वजह से हम कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी क्लास शुड नॉट बी लेस देन 5, मीन्स के हमारे पास जो सा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको आप कह लें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यही होता है ना कि ये बताती है कि कोई भी मतलब डाटा जो सा है कितने टाइम सैम्पल के अंदर मौजूद है। तो हमारे पास जो सी फिर फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी एक क्लास की, मीन्स के कोई हमारे पास डाटा गिवन हो जिस तरह हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक डाटा है 1 3 5 7 8 9, ये हमने रैंडम डाटा लिख लिया। अब हम एक क्लास इसकी ना बनाते हैं 5 5 की क्लास। तो पहली क्लास हम 1 से 5 तक बनाते हैं। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखें 1 से 5 तक, हम यहाँ पे तो हमारे पास 1 2 3 हैं। अब 3 आ रही है हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये 3 फ्रीक्वेंसी क्या है लेस देन 5 है। तो अगर ये लेस देन 5 होगी तो हमारा काई टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। फिर इसकी कंडीशन यही है कि कोई भी किसी भी क्लास की जो सी फ्रीक्वेंसी है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए, मीन्स के 1 to 5 में हमारे पास ज़्यादा डिजिट आने चाहिए। जिस तरह अगर हमारे पास 1 1 2 2 इस तरह हो तो अब ये उनसे हैं ये 5 से ज़्यादा हो जाएंगे ना, ये हैं 7 बन जाएंगे। तो अभी 7 क्या है 5 से ग्रेटर है तो मतलब ये हमारी वैलिड है टेस्ट जो सा है। अगर इससे कम होगा तो इस केस पे नहीं लगेगा। फिर है द साइज ऑफ सैम्पल एन और द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी शुड बी लार्जर देन 50 अदरवाइज एक्स आई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा है कि हमने जो सी ये जिस तरह ऑब्जर्वेशंस ली हैं तो इन सब को जब हम प्लस करें टोटल जो सी ऑब्जर्वेशन उन सब का सम करें या फिर फ्रीक्वेंसीज का सम करें तो हमारे पास 50 से बड़ा आंसर आना चाहिए, मींस कि इन सब को हम टोटल करें तो हमारा आंसर लार्जर देन 50 हो।
फिर है द सैंपल शुड बी रैंडमली ड्रॉन एंड द सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट, ये ऊपर बात डिस्कस हो गई। फिर अब प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में बात की गई है कि द काई स्क्वायर इज़ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रेंजिंग फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, मतलब कि ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मैंने पहले भी बात बताया कि जो सा है काई स्क्वायर ये पॉजिटिवली स्क्यूड इसका ग्राफ बनता है और इसे रेंज करता है ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमें याद हो कि जब हमने जी टेस्ट किया था तो वो जो सा था जी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ग्राफ जो से रेंज कर रहे थे, उनकी रेंज थी, और टी की भी नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक थी। जबकि एफ़ और जो से हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट नहीं होते। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है कि द मीन ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड इट्स वेरिएंस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मीन्स के हमारे पास जब हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका जब मीन आता है हमारे पास तो वो है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जिस तरह हमारे पास क्या है n-1 होती है ना, ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है, तो हम जब इसका मीन लेंगे तो वो n-1 आएगा। अगर हम उसके वेरिएंस लें तो वो 2 इंटू n-1 के इक्वल होगी। ये है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़। बाद ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको करने से आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। एग्जांपल ये हमारे पास गिवन है, इसमें हम देखें हमारे पास जो सा है यहाँ पे हमारे पास जो सा है सैंपल की वेरिएंस दी गई है 31.5 और हमारे पास सैंपल साइज़ गिवन है n16 के इक्वल है, और फिर दूसरी हमारे पास पॉपुलेशन की वेरिएंस दी गई है जो कि हमारे पास क्या है 25 है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक हमारे पास एस के गिवन है वो है 31.5, दूसरी चीज़ हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है 16, और फिर है हमारे पास मीन पॉपुलेशन का वेरिएंस जो कि 25 है। ये डाटा हमारे पास गिवन है। अब हमने जिस तरह पहले करते थे उसी तरह 6 स्टेप करेंगे। पहला हाइपोथेसिस फार्मेशन करेंगे, तो हमें ये देखें यहाँ पे जो सी लाइन है ना इसमें हाइपोथेसिस गिवन है, मतलब बना के दी गई है, हमें खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा कि जो सा है जो हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो है उसका वेरिएंस 25 है, जबकि जो अल्टरनेटिव है उसका जो सा वेरिएंस है वो ग्रेटर देन 25 है। तो फिर नल हाइपोथेसिस हमारे पास जो सी है H0 वो बनेगी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास बनेगी सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25। तो अगर हमारे पास गिवन है तो अगर अल्टरनेटिव गिवन है तो हम उसको जो कंडीशन दी गई है वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि पहले हम करते थे हम जो सा है नल हाइपोथेसिस से बनाते थे अल्टरनेटिव, क्योंकि नल में फिर अगर इक्वल होता तो हम नॉट इक्वल टू करते थे। अब लेकिन यहाँ पे गिवन है तो फिर जो हमारे पास गिवन है हम वही राइट करेंगे। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा भी हमारे पास गिवन है 0.05। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास काई की डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, तो वो इसका फार्मूला हमें पता है n इज इक्वल टू काई स्क्वायर इज इक्वल टू n s स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, n हमारे पास 16 है, s स्क्वायर हमारे पास 31.5 है, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास 25 है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 20.16 इसकी वैल्यू आ रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिकल रीजन, हमने क्रिटिकल रीजन को देखना है। तो क्रिटिकल रीजन के लिए हमारे पास है काई स्क्वायर अल्फ़ा n-1। अब अल्फ़ा हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 0.05 और n हमारे पास 16 था, 16 - 1 करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। और अब हमने इसको टेबल में देखना है। ये टेबल आप देख सकते हैं ये पिक्चर में कि हमारे पास जो सा 0.05 पे 15 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 25 है, तो 25 आ जाएगी। अब हमारे पास जो सा इसका है ग्राफ वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होता है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे और जहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होगी इसको राइट करेंगे 25, और जो हमने कैलकुलेट की थी वैल्यू वो हमारे पास 20.16 थी। तो 20.16 25 से छोटा है तो वो इस रीजन के ये नॉन क्रिटिकल रीजन के अंदर लाई करेगा। और हमें पता है कि जब हमारी वैल्यू नॉन क्रिटिकल रीजन के अंदर लाई करती है तो फिर हम हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाती है। फिर हम कंक्लूजन में ये भी राइट कर सकते हैं कि वी विल एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एज वैल्यूज लाइज इन नॉन क्रिटिकल रीजन।